हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हरजीत कौर। जैसे कि आपको पता ही है कि कल हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल कुछ फीचर देखे थे, जैसे कि 3-4 देखे थे। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथी है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, प्रेम्बल है, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, शेड्यूल है, ऐसे करके हमने देखा था इसमें। नेक्स्ट हमने देखा था ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब अलग अलग कंट्री से अलग अलग सोर्सेस हमने बोरो किए हुए हैं। नेक्स्ट एक हमने देखा था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, मतलब हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं इजीली, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी से, और रिजिड भी है अगर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको हमें अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। सेंटर पे एक ही गवर्नमेंट भी है। अगर हम यूनिटरी की बात करें तो जो पावर्स है स्टेट्स को भी डिवाइड कर रखी है, फेडरेशन जैसे बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का। यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है ये हमने बोरो किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फैमिलियर था। ब्रिटिशर्स इतने साल इंडिया पे रूल करके गए तो हमें थोड़ा फैमिलियर सा लगा, तो हमने ये वाला जो प्रोविज़न है वो ब्रिटिशर से बोरो कर लिया। जो अमेरिकन है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने ये पार्लियामेंट वाला ब्रिटिशर से लिया है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमारा कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स दोनों में। ठीक है, जो हमारा लेजिस्लेशन क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव गया है जो वहाँ पे इलेक्ट होकर आए हैं। इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना रहता है, कोऑर्डिनेशन होती है, कॉपरेशन होते हैं, मिलजुल कर दोनों लॉज वगैरह बनाते हैं, जो भी काम करते हैं। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो बेस्ड है सेपरेशन ऑफ पावर पे, उसमें दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल मीन्स वेस्टमिंस्टर एक सिटी का नाम है लंदन में, वहाँ जहाँ पे कि ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट को सिर्फ सेंटर पे ही नहीं बनाया, स्टेट्स में भी है। स्टेट्स में क्या है, स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें भी बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म मीन्स 2 हाउसेस है। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हर स्टेट में नहीं है, वो कुछ स्टेट्स में है। इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है। वो कौन कौन सी स्टेट है वो हम देख लेते हैं। एक तो आंध्र प्रदेश में है, एक बिहार में है, एक कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हर जगह ही है। अब इसके कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसमें कौन कौन से फीचर है। फर्स्ट फीचर हमारा आ गया प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें कुछ तो जो मेंबर है, कुछ क्या मेजर जो मेजॉरिटी है मेंबर्स की वो हमारे इलेक्ट होकर आते हैं, जैसे कि लोकसभा के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं। और कुछ नॉमिनल है, लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनल है, उनको नॉमिनेट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करता है। और जो राज्यसभा है उसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है। नेक्स्ट आ गया मेजॉरिटी पार्टी रूल। हमारे यहाँ इलेक्शंस होती है, डायरेक्ट इलेक्शंस होती है लोकसभा की, और उसमें जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। नेक्स्ट आ गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी एक्ट्स वगैरह बनते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में कुछ मेंबर आते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के भी होते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और मेनली जो हमारा लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। वैसे हम प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं, बट जो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही करता है, अपने आप से नहीं कुछ भी करता। और जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट का हेड होता है। नेक्स्ट आ गया डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। इट मीन्स कि अगर हमारी लोकसभा अच्छे से काम नहीं कर रही, जहाँ उसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है, तो उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। उसको डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। अगर उसके मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट लोअर हाउस को, लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है।
अब जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वैसे तो वो ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, बट इन दोनों में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्या डिफरेंस है? जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इट्स नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है। पार्लियामेंट के सिर पे कौन बैठा है? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट है। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो जो इंडियन स्टेट है, ये एक तो ये है बेसिक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है? जो इंडियन स्टेट है उसका हेड जो होता है वो इलेक्टेड होता है, मतलब डेमोक्रेसी है इंडिया में, रिपब्लिक है इंडिया हमारा। और जो ब्रिटिश का हेड होता है वो हेरिडिटरी होता है, उसमें कोई इलेक्शंस वगैरह का प्रोविजन नहीं है, वहाँ पे मोनार्की है वहाँ पे। तो ये दो बेसिक इन दोनों में डिफरेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। एक तो इंडियन पार्लियामेंट सोवरन है, उसमें जुडिशरी हेड है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरन नहीं है, उसमें जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है पार्लियामेंट के साथ। और दूसरा है इसका इंडिया का स्टेट हेड इलेक्टेड होता है, और ब्रिटिश स्टेट का हेड जो होता है वो हेरिडिटरी होता है, वहाँ पे मोनार्की है। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उसका मेजर रोल है। अब इंडिया में भी अगर हम बात करें तो सारे काम प्राइम मिनिस्टर ही करता है, और ऐसे सेम ही ब्रिटेन में चलता है, वहाँ पे जो भी काम है वो सारे प्राइम मिनिस्टर करता है। क्वीन तो हेरिडिटरी उसकी पोजीशन है, ऐसे ही चलती आती है पोजीशन उनकी, जैसे कि एलिजाबेथ 1 2 3 4 ऐसे वो चलती आ रही है हेरिडिटरी। और इसलिए ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर जो है वो है हमारा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या है? अब जो ये हमारा है सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वाला, ये हमने कहाँ से लिया है कि पार्लियामेंट हमारी सोवरन है? ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से थोड़ा मिलता जुलता सा ले लिया। और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अमेरिका में जो जुडिशरी है वो सुप्रीम है। जैसे ये अब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट अलग है। अलग कैसे है? क्योंकि इसमें जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये इन दोनों में यूएस और इंडिया में डिफरेंस है। अब जो इंडियन के फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने इन सब चीज़ों का प्रॉपर्ली सिंथेसिस किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी है, तो उस हिसाब से इन्होंने फीचर्स बोरो कर लिए। जो ब्रिटिश प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के वो वहाँ से ले लिए, और जो अमेरिकन के थे जुडिशरी सुप्रीमेसी के फीचर्स वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अमेरिका से ले लिए। अब अमेरिका में क्या है? अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है जो कि हेड है, ठीक है, जो सिर्फ सेंटर लेवल पे काम करती है। जो स्टेट लेवल पे है वो उनकी अलग कोर्ट्स है। अब जो पार्लियामेंट है वो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको अमेंड कर सकती है, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये रहा हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इसमें क्या है? इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पे है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के, उसके नीचे बहुत सारी लोअर कोर्ट्स आ जाती है। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट आ जाती है, हाई कोर्ट के नीचे और भी हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती है, मैजिस्ट्रेट आ गया, ऐसे बहुत सारी लोअर कोर्ट्स आती है, ऐसे एक हायरार्की बनती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कुछ और लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गई, ठीक है। तो ये जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट्स का, ये दोनों सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। अब यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या है? जो फेडरल लॉज है उनको फेडरल जुडिशरी देखेगी, और जो स्टेट लॉज है उनको स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स करेगी। अब जो वहाँ पे फेडरल कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है अमेरिका में। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी देती है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो हमारे
हमारे जो जजेस हैं उनको इंडिपेंडेंस देते हैं। वो कौन कौन से प्रोविजंस है, एक तो है उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो जैसे लोकसभा में इलेक्ट होकर आते 5 साल के लिए होते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 62 ईयर्स तक वहीं पे रहते हैं, जब तक उनकी एज 62 ईयर्स नहीं हो जाती। उससे पहले अगर कोई होता भी है, उनको इम्पीच करने की कोई आती भी है दिक्कत, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही उनको हम रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको रिमूव नहीं कर सकते। और उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है। उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि रिटायरमेंट के बाद वो कहीं भी लेजिस्लेचर में काम नहीं कर सकते और ना ही वो कहीं और काम कर सकते हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायरमेंट के बाद उन पे बैन है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये अब देखो इसमें बात बोली है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो लेजिस्लेचर में कोई भी बात नहीं बोल सकता। इसका मतलब क्या है कि जो जुडिशरी है वो बिल्कुल ही अलग है हमारे लेजिस्लेचर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। ये रहे हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये आते हैं हमारे पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये कुछ 6 फंडामेंटल राइट्स है जो हमें सिटीजन्स को दे रखे हैं। सबसे पहला आ गया राइट टू इक्वालिटी, ये है हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आते हैं। नेक्स्ट आ गया राइट टू फ्रीडम, ये आते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आते हैं आर्टिकल 23 से 24 तक। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 31 to 32। इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे रखी है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। प्रमोट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जस्टिसेबल नेचर के हैं, ठीक है। इसको हमारी कोर्ट्स अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है वो। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्शन लेगी, वो इनके अगेंस्ट रिट्स इशू करेगी। कौन कौन सी रिट्स होती है, रिट्स होती है 5 टाइप्स की। वो होती है सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, सेकेंड होती है मैंडामस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्जरी एंड फिफ्थ इज क्यो ग्रांटो। अब ये रिट्स जो हमारी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करती है। अकॉर्डिंगली कि हमारी प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट है रिट इशू करती है। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, इसको ये बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करके इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में भी। अब सेकंड एक और पॉइंट आता है कि ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं है। वो क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है कहीं भी इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगेगी या कोई स्टेट इमरजेंसी है, तो उस टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको कुछ टाइम के लिए हमारे सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल्स है जिनको कभी भी वायलेट नहीं किया जा सकता, कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकती हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी गवर्नमेंट बोलो, वो कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकती। और बाकी के जो आर्टिकल्स है उसको इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से राइट कैसे कैसे सस्पेंड करती है गवर्नमेंट, क्या होता है इमरजेंसी, ये हम आगे एक इमरजेंसी वाला चैप्टर है वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आते हैं हमारे पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से उन्होंने DPSP को क्या बोला है, उन्होंने इनको नोबल फीचर्स बोला है। अब इनको 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरीज है, एक है सोशलिस्ट, दूसरी गांधीयन, थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये 3 कैटेगरीज में इन्होंने हमारे DPSP को डिवाइड किया है। अब DPSP है किसके लिए, ये हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये DPSP हमारे इनकॉर्पोरेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल थे, अब DPSP जस्टिसेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। अगर हमारा DPSP वायलेट हो रहा है तो हम कोर्ट में जाकर ये डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि जी ये हमारा DPSP है, हमारा वायलेट हो रहा है, आप एक्शन लो, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली DPSP है क्या,
ये एक डायरेक्शंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे स्टेट को दे रखी है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस डाल सके, उनको जस्टिसेबल बना सके। तो उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दे दी कि जैसे ही स्टेट के पास रिसोर्सेज आएंगे वो डीपीएसपी पे लॉज बना देंगे। तो ये डीपीएसपी मेनली है क्या, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशंस है जो स्टेट अथॉरिटीज़ पे अप्लाई होती है। बट अगर रियल फोर्स में अगर हम देखें तो उनके पीछे पॉलिटिकल और पब्लिक ओपिनियन आ जाता है। जब भी इन्फोर्स करना है डीपीएसपी को तो पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है उसमें, ठीक है। अब इसको लेकर एक केस आया था 1980 में, मिनर्वा मिल्स केस, जिसको बोलते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक जजमेंट दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों में। तो ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ये रही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमारे आती है पार्ट 4A में। ये डीपीएसपी 4 पार्ट में थे, पार्ट 4 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आती है पार्ट 4A में। अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये बाद में इनकॉर्पोरेट की गई थी। अब जब 1975 से 77 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी इंडिया में, तो उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी उनको ये बात फील हुई कि वाइल इंजॉइंग देयर फंडामेंटल राइट्स, तो सिटीजन के पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए कि उन्होंने ये काम करने हैं, वो उनकी ड्यूटी हो। तो इसलिए उन्होंने 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट की थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। अब उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 2002 में, जिसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारी आती है पार्ट 4A में, और एक नया आर्टिकल आ गया 51A, और 51A में आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। कौन कौन सी है वो हम चैप्टर में देखेंगे। बेसिक सब बता देती हूँ कि कैसे होती है। ये होती है जैसे कि टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी and to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture and so on। मतलब ऐसी ड्यूटीज़ है कि वो हमारी ड्यूटी है कि हमने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, कंट्री में यूनिटी बनाकर रहना है, मिलजुल कर रहना है, ये हमारी कुछ ड्यूटीज़ है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली है क्या, सिटीजन्स के लिए एक रिमाइंडर ही है और कुछ नहीं है कि भाई अगर आपके पास कुछ राइट्स हैं तो उसके चलते आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है स्टेट के लिए कि भाई आप ये काम करो, आप रिस्पेक्ट करो, यूनिटी लेकर आओ, मिलजुल कर रहो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक ड्यूटी है। अब जैसे कि हमने देखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है, सेम वैसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी वो भी नॉन जस्टिसेबल है। इसको लेकर हम कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट हो रही है तो कोर्ट हमें इसका जस्टिस देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी ड्यूटीज़ है और हमें करना है। अब इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकुलर स्टेट की। ये कुछ और फीचर्स है, अभी बहुत सारे फीचर्स बाकी है जो हमने डिस्कस करने हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी मैं वो भी आपके पास। और ये सारे फीचर्स डिस्कस करने के बाद हम इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे कि इसको जो क्रिटिक्स भी होते हैं, खैर कोई भी लॉ बनता है, कुछ भी बनता है, उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, तो उसके बाद हम ये क्रिटिसिज्म देखेंगे। और इसके साथ ही मैं आज का ये लेक्चर ख़त्म करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।